वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे और आज हम एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है सिन्फ़े नाज़ुक ख़वातीन के हवाले से। ख़वातीन हमारे माशरे का एक अहम किरदार हैं। उनकी शख्सी आज़ादी को लेकर बहुत सारे पहलुओं पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये कि जब भी ये ख़वातीन अपनी पर्सनल राइट या पर्सनल चॉइस को एक्सरसाइज करना चाहती हैं, वहीं पर माशरे में उनके अपने ही लोग जो हैं गैरत के नाम पर तो कभी किसी तरह भी उनको ज़दोकोब किया जाता है, चाहे वो शहर में रहती हुई हुमैरा असगर हो, चाहे वो उनका प्रोफेशनल चॉइस को लेकर वो अगर अपने फैमिली से अलग होकर उनको एक तन्हा ज़िंदगी गुजारनी पड़े, या फिर वो एक गांव में रहती हुई बानो हो या फिर बलूचिस्तान की बानो हो जिसको जो है पसंद की शादी करने पर मार दिया जाए। इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हमारे सामने आए रोज़ आती रहती हैं और वो ख़वातीन ही से रिलेटेड होती हैं। तो क्यों हमारे माशरे में ख़वातीन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उनकी चॉइस को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, क्या वजह है, इस पे बात करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है और कुछ चीज़ों को लीगल एस्पेक्ट में भी जिक्र करेंगे और इसको डिस्कस करेंगे कि लीगली इनके अंदर कितनी छूट है, कितनी बचत है। अगर किसी खातून के साथ कोई ऐसा मामला होता है जो कि कानूनी पैराए में या कानूनी ज़ुमरे में आ जाती है चीज़, तो उसमें कितनी उनको सपोर्ट मिलती है और किस हद तक उनके पास राइट्स मौजूद हैं। दुनिया भर में हम बात करते हैं विमेन राइट के हवाले से, तो पाकिस्तान के अंदर विमेन राइट्स कहाँ पर और कितने % एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ये कुछ क्रिमिनल केसेस हैं और पुरअसरार अमवात हैं और कहीं पर गैरत के नाम पर कत्ल है तो कहीं पर वो कत्ल है या तबई मौत है, आज तक पता नहीं चल सका है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें सोसाइटी के अंदर ऐसी आ चुकी हैं कि ये तारीख़ के जो पन्ने हैं उसमें लिख दिए गए हैं और वो काले सफ़े कहलाते हैं। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हाई कोर्ट के एडवोकेट लियाकत अली कबूल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे खैरियत हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, ये जो इस वक्त हम केसेस डिस्कस कर रहे हैं बड़े हाई प्रोफाइल केसेस बन चुके हैं और बड़े हॉट टॉपिक बन चुके हैं। सोशल मीडिया से नेशनल मीडिया तक आना और नेशनल मीडिया के बाद ये पूरे ओवरऑल मुल्क के अंदर डिस्कशन होना शुरू हो जाता है। ज़रा इस पर मैं सबसे पहले कॉमन क्वेश्चन है कि ख़वातीन के पास राइट्स मौजूद हैं, राइट्स को एक्सरसाइज करती हैं वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बिलाल भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया। देखें, बिल्कुल राइट्स भी मौजूद हैं और कानून भी मौजूद है। अगर आप देखें तो कानून ने हर जगह जो है ख़वातीन को प्रोटेक्ट किया है। आप डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट देख लें, अगर आप अपनी PPC को देखते हैं, CRPC को देखते हैं और इसके अलावा जो है ना एंटी रेप एक्ट को देखते हैं, तो ये वुमन प्रोटेक्शन एक्ट को देखते हैं, तो ये सारे जो एक्ट्स हैं ये ख़वातीन के राइट्स के ऊपर बनाए गए हैं और इसके अंदर उनको प्रोटेक्ट किया गया है कि उनके साथ किसी किस्म की नाइंसाफ़ी ना हो और जो लोग इस तरह के वाक़यात करते हैं उनको सज़ा दी जाए। ठीक है। लेकिन उसके बरक्स मुझे ये समझ में नहीं आती कि हमारे पास इतने सारे कवानीन होने के बावजूद भी उस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता। इस तरह के जो घनौने जराइम के अंदर जो लोग मुलविस होते हैं उनको सज़ाएँ क्यों नहीं दी जाती। जो ना अभी रिसेंटली आपने 2-3 वाक़यात का जो है ना वो जिक्र किया, इससे पहले भी माजी में वाक़यात हुए हैं। आपको एक मुख्तार मई का केस याद होगा कि वो भी खातून है, बिल्कुल, तो उसके साथ किस तरह जो है वो एक ज़्यादती की गई, गैंगरेप किया गया। उसके बाद वो खातून अपने हक के लिए खड़ी हुई और उसके बाद पूरी नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, उसके बाद हमारी गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट जो है ना उसके अंदर जो है ना नोटिस लिए गए। जो ना जब वो ख़वातीन मर जाती हैं, वो मीडिया हाइलाइट्स बन जाती हैं, तब जाके ये केस को प्रोजेक्ट किया जाता है और तब जाके इस पर बातें होती हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इंतहाई अफसोस की बात ये है कि कवानीन तो हम बनाते हैं, एक तो हम इम्प्लीमेंट करवाने में नाकाम रहते हैं, दूसरा जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं जिसमें ख़ास तौर पर मैं पुलिस की बात करूँगा, जो हमारे क्राइम को कंट्रोल करते हैं, उनके अंदर जो लोग बैठे हुए, मैं कहता हूँ उनकी ख़ास तौर पे जो है ना वो कहते हैं ना कि उनकी तरबियत करने की ज़रूरत है, उनको जो है ना बताने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ लोगों के साथ जब कोई इंसिडेंट होता है, सबसे पहला काम, अगर आपके साथ कोई हादसा पेश आएगा तो 15 पे कॉल करेंगे। अगर 15 के ऊपर पुलिस आपकी इमरजेंसी मदद के लिए नहीं पहुँचेगी तो आप क्या करेंगे? उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपके पास यह है कि आप जब थाने में जाएंगे, जब वहाँ थाने में जाते हैं तो वहाँ आगे लोगों की बात नहीं सुनी जाती जो ना, और अगर कोई सुनने को तैयार नहीं होता, अगर कोई सुनी जाती है तो वो साफ ज़रे जब तक गिव एंड टेक नहीं होती तो उस वक्त उससे कोई काम नहीं होता। तो सबसे बड़ी फसाद की जड़ है, मैं समझता हूँ, कोई भी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन अगर होती है, कोई भी इंसिडेंट होता है, आपका ये काम है कि आप फ़ौरन उसके ऊपर जो है
इम्प्लीमेंट करें, आप उसकी कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। लोग अपने मुकदमा दर्ज करवाने के लिए, अपनी FIR दर्ज करवाने के लिए, अपनी शिकायत को लेके मेरे ख्याल में पुलिस के बड़े बड़े अफसरान के दफ्तरों का चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। इसके अलावा जब उनके पास एक और ऑप्शन आता है, अदालतों के अंदर जाते हैं, यही पुलिस जो है ना जाके वहाँ गलत बयानी करती है कि जी हमारे पास ये आया नहीं है, या ये जो है ना इसका फलाना तनाज़ा है। भाई आपको एक पावर्स दिए गए हैं, आपके पास इख्तियारात हैं। अगर आपके पास कोई कंप्लेंट सच्ची या झूठी आती है, आपका ये काम है कि आपने उसके ऊपर कार्रवाई करनी है, चाहे आप उसकी दोनों को स्टेटमेंट दें, आप उसको जो है डिस्पोजल करें। एक तो ये जो है ना एक जो लेप्स है ये बहुत बड़ा है, ये वाक़यात भी इसी रोन मार रहे हैं। दूसरी बात जो सबसे अहम है कि इम्प्लीमेंट करवाना भी जो है ना इसी पुलिस का काम है। ठीक है, जो कानून बनेगा उस कानून के तहत वो मुकदमा दर्ज करेंगे, उस पर इम्प्लीमेंट होगा, लोगों को सजाएं मिलेगी जो ना। अब इसके एक्ट तो हम बनाते हैं, हम देख रहे हैं कि जब से हमारा जो पार्लियामेंट या हमारी जो जमहूरी हुकूमत काम कर रही है उसके अंदर बहुत सारे कवानीन बनाए जा रहे हैं, एहतिजाब गर्दी के भी कवानीन बनाए गए हैं, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हमें कभी नज़र नहीं आ रहा। उन वैसे देखते हैं खवातीन पे तेज़ाब भी फेंके जा रहे हैं, उनके ऊपर FIR भी दर्ज हो रही हैं, उसके ऊपर सजाएं भी नहीं हो रही, जो अब खवातीन से ज्यादतियाँ भी हो रही हैं, उनके कत्ल भी हो रहे हैं, लेकिन कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। रिसेंटली अब आप ये देखें कि सोशल मीडिया हमारे पास है, पहले तो ये फैसिलिटी हमारे पास नहीं होती थी, अब कम से कम लोगों की एक जो सोशल मीडिया आवाज़ बन चुका है कि कोई चीज़ अगर जो है छुपाई जाती है तो वो फ़ौरन सामने आ जाती है। अब अगर आप ये देखें हुमैरा असगर का जो वाक़या, अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता तो मेरे ख्याल में ये चीज़ सामने नहीं आती। लेकिन लियाकत साहब, जहाँ तक कि हुमैरा असगर की बात है, सोशल मीडिया पर उनकी लाखों की फॉलोइंग थी, लेकिन वो किस अजाब में मुब्तला थी, किस डिप्रेशन में थी, या किस क्या कोई उनको हैरास कर रहा था, क्या उनके साथ पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम थी, वो सोशल मीडिया के ज़रिए किसी को भी नहीं पता चल सका, ना उन्होंने अप्रोच किया। अगर वो कोई लीगली अगर उनको फैमिली की सपोर्ट नहीं मिल रही, फॉर एग्जांपल अगर उनको जिस ब्रांड से वो कांटेक्ट कर रही थी पेमेंट के लिए वो नहीं मिल रही, तो ऐसे में कोई भी लीगल अप्रोच अख्तियार करने की कोशिश नहीं करता। पहली फुर्सत में वो डिप्रेस, मायूस हो जाता है अपने आसपास के हालात और वाक़यात से। तो अगर वो लीगली अप्रोच करती हैं तो उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए थे ऐसे, या फिर इसी तरह की कंडीशन में, हुमैरा असगर की कंडीशन में अगर कोई और खातून भी हों जिनको उनकी फैमिली की सपोर्ट नहीं मिल रही हो, या फिर वो माली हालात उनके सही ना हो, तो वो ऐसे कौन से स्टेप्स ले सकती हैं लीगली कि वो अपने आप को सेव कर सकें? देखिए, मैं बिल्कुल जो बात अभी मैंने आपसे की थी वही बात अभी आपने जो है ना उसको दोहराया। बिल्कुल उनके साथ इशूज़ थे। देखें, जब भी कोई मसले मसाइल होते हैं, देखें उसके 2-3 तरीके हैं दोनों। सबसे पहले अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम्स है, आपको कोई थ्रेट कर रहा है, या आपको कोई धमकी दे रहा है, या आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी कर रहा है, आपका कोई हकूक़ को गसब कर रहा है, तो सबसे पहली जो इंसान की यह है कि अपने दोस्तों से शेयर करेगा ना। ठीक है, दोस्त से जब शेयर करेगा तो कम से कम कोई ना कोई उसका रास्ता निकलेगा, वे आउट निकलेगा। जितने ज़्यादा दिमाग मिल के बैठेंगे वो एक नई चीज़ जो है ना वो आपके सामने आएगी। आपने डिस्कस करना है। अगर आप किसी को शेयर भी नहीं करना चाहते तो सबसे पहले जो है ना आप अपना जो मुतलका पुलिस स्टेशन है आप उसको जो है एप्लीकेशन दें, उससे मदद मांगें कि वो आपकी जो है ना मदद करते हैं। ठीक है, अगर वो आपकी मदद नहीं करते आप अपने किसी वकील से रब्ता करें, किसी दोस्त के ज़रिए रब्ता करें, उस वकील को ये सारी बात बताएं कि देखिए मेरे साथ ये जो मामलात हो रहे हैं, वो आपकी सपोर्ट करेगा, वो उसमें लीगल नोटिस इशू करेगा, वो पुलिस से बात करेगा, वो उसके अलावा अदालत के अंदर आपका मुकदमा लेके जाएगा और आपके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है वो आपको जो है ना वहाँ पे करेगा। अब जहाँ तक मुझे इस केस में लग रहा है कि उनके साथ इशूज़ थे, बहुत सारे मामला थे। हो सकता है कि उनके पास एक इतनी बड़ी जो है ना वो एक्टर हो और सोशल मीडिया पे काफ़ी उनका एक नाम था, फॉलोइंग भी आपने बताई उसकी जो ना, तो उनको ये चाहिए था कि वो अपना किसी न किसी आवाज़ भी उठाती और साथ साथ जो ना एक लीगल जो रेमेडी है कानून का सहारा लेती है। लेकिन एक फेमस पर्सनालिटी अपनी इज्जत बचाने के लिए ही ना वो ये सोच रही होंगी कि शायद अगर मैं अपने माली हालात या अपनी फैमिली प्रॉब्लम डिस्कस करूंगी तो इससे मेरे फेम पे असर पड़ेगा। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि फेम पे आपके असर नहीं पड़ता है। आपको देखिए कानूनी चारा जो सबका हक है और हर आदमी जो है ना उसको हासिल कर सकता है, और इसका ये मकसद नहीं है कि आप अपनी ज़्यादती बर्दाश्त करते रहो, अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाओ, तो फिर उसका क्या फ़ायदा हुआ। पढ़े लिखे शख्स का यही फ़ायदा होता है कि वो इस जो है ना अगर किसी परेशानी में मुब्तला होता है या उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी होती है तो वो पढ़ा लिखा शख्स जो होता है वो कानूनी सहारा लेता है। वो जो एक अनपढ़ के जो होता है वो तो फिर हाथों का इस्तेमाल करता है या दूसरे तरीके से वो करता है, लेकिन जो पढ़ा लिखा शख्स होता है उसको कानूनी तरीके से मामला को सुलझाने की कोशिश करता है। अब हमें जब ये सोशल मीडिया के ज़रिए पता चला कि वो शायद उसके घर के ऊपर भी कोई केस चल रहा था और वो इसमें एक्स पार्टी जजमेंट हुई
इवन कि उन्होंने वहाँ पर भी वकील नहीं किया और उसको जो है ना कोर्ट में भी जाके कंटेस्ट नहीं किया। फिर बैलेफ जाता है वो घर का जी बैलेफ जाता है और एक मैं कहता हूँ कि जरिया बनता है ये एक अल्लाह की तरफ से कि वहाँ जाके उसकी निशानदेही होती है और उसकी जो है डेड बॉडी रिकवर हो जाती है। अफसोस तो मुझे आसपास के लोगों के ऊपर है कि जो उसके पड़ोसी हैं। आपको आज बुलाने का मकसद भी यही है कि जो इतने डीप डाउन हाई प्रोफाइल केसेस हैं आप उनको फॉलो कर रहे हैं और मैं आपको काफ़ी अरसे से जानता हूँ कि हर केस को आप बड़ा डीपली स्टडी करते हैं। हुमैरा असगर केस एक मौमा बना हुआ है, मुझे कुछ और केसेस भी आज डिस्कस करना है, लोग वेट कर रहे हैं सुनने के लिए कि लीगली क्या है। तो उस मामले को हल करने के लिए कुछ जो है वो फाइंडिंग्स हो सकी हैं, कुछ प्रोसीडिंग हुई है कि ये वाकई एक तबई मौत है या बॉडी तो उसकी डिकम्पोज हो चुकी है, मुबैना तौर पे मर्डर है। व्हाट डिड यू फाइंड? देखें इस वाक़े के बाद जो सबसे अच्छा काम किया है पुलिस ने अपनी मुद्दत में इसकी FIR दर्ज की है, यानी इस मामले को उन्होंने दबने नहीं दिया और उसका पोस्टमार्टम भी कराया है, यकीनन डॉक्टर की रिपोर्ट भी आएंगी और इसके अंदर पुलिस जो है अपने हिसाब से जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन करती है। साफ ज़ेरे उसके CDRs निकाले जाएंगे, वो किन किन लोगों से रब्ते में थी और किस लास्ट टाइम उसकी किस से बात हुई, किन किन लोग किस किस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रही थी और उसमें उनको जो है वो जब लोगों को बुलाया जाएगा, जब उनके स्टेटमेंट आएंगे तो वो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन भी आएंगी और कहीं ना कहीं ऐसे भी क्लू सामने आएंगे कि मे भी हो सकता है कि उनके किसी के साथ इख्तलाफात चल रहे हो, उनको हरास कर रहा हो, किसी ने उनके साथ ज्यादती की हो, तो ये चीज़ें उस वक्त सामने आएंगी। देखिए एक सर्कल होता है, आप मोबाइल के जरिए आप छुपा नहीं सकते कोई चीज़, जो है ना आपका CDR जो है ना जिससे भी रब्ता करते हैं कम से कम वो रिकॉर्ड के ऊपर है, उसकी बेसिस के ऊपर जो है, क्योंकि बाकी तो पुलिस को ऐसे कुछ शवाहिद नहीं मिले जो ना, क्योंकि घर बंद है और जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ वो खुद जो है दुनिया से जा चुकी हैं और उनकी जो बॉडी भी डिकम्पोज हो गई, कोई इफेक्टिव नहीं होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही जो ना। इसके अलावा जो है ना जो उसकी जो चीज़ें वगैरह हो सकता है वहाँ से मिली हों या उनको भी गायब कर दिया गया हो, तो मे भी पुलिस को ऐसे कोई शवाहिद ना मिले। लेकिन वैसे ऐसा हो सकता है कि घर के अंदर बिल्कुल सब कुछ अच्छा नजर आ रहा है कि कोई ऐसी चीज नहीं है, वरना अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि कोई गलत मामला होता है तो ओवरडोज हो जाते हैं, तो वो चीज़ें वहाँ पड़ी भी होती हैं, ना उनके फ्लैट में से कोई ऐसी चीज़ मिली है, ना कोई उनके मोबाइल फ़ोन में से कोई ऐसी चीज़ नज़र आई है। 11 लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया है, लेकिन उनका कोई ऐसा अभी तक झगड़ा या कोई ऐसा मसला नज़र नहीं आया है। देखिए कोई ना कोई मामला तो है जो इसमें हो सकता है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस का एक अपना तरीक़ाकार होता है कि वो उसको फौरी तौर पे जो है ना इस चीज़ को वो ज़ाहिर नहीं करते, वो अपने हिसाब से उस पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और जब उनकी फाइंडिंग्स आएंगी, जब फाइनल चार्जशीट आएगी, उसके अंदर वो इस केस में किसको मुल्ज़िम बनाते हैं, किसको छोड़ते हैं या उसको A क्लास करते हैं या उसको C क्लास करते हैं, वो ये पुलिस का काम है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दाकत भाई कि बॉडी जब डिकम्पोज होना शुरू हो रही होती है तो उसका ताफुन इतना होता है, कोई एक चूहा भी मर जाए घर के अंदर तो आपको पड़ोसियों तक उसकी बू जा रही होती है। ऐसा आपकी इन्वेस्टिगेशन, आप इन्वेस्टिगेट करते हैं चीज़ों को, देखते हैं हर जाविये से, कोई ऐसा केमिकल होता है क्या अगर उस बॉडी के ऊपर वो डाल दिया जाए तो वो डिकम्पोज भी जल्दी हो जाए, उसके ऊपर से ताफुन भी ना उठे? ठीक है, मे भी शायद ऐसे इसके हवाले से आपको डॉक्टर्स ज़्यादा बता सकते हैं कि मे भी ऐसा हो सकता है। आपकी कभी हिस्ट्री के अंदर फाइंडिंग्स में कोई ऐसा केस सामने आया हो कि बॉडी डिकम्पोज इसके ताफुन ना आया? जो लोग सर्द खाने में जो लाश को रखवाते हैं उसको केमिकल्स वगैरह लगाए जाते हैं कि वो बॉडी ख़राब ना हो, और वो भी डॉक्टर की मुशावरत से जाना। अब यहाँ तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई घर बंद है और वहाँ पे कोई जो है वो जा भी नहीं सकता है, और अगर ऐसी कोई चीज़ सामने आई होगी तो वो जो है उसमें डॉक्टर उसके बता सकते हैं कि भाई ऐसा कोई चीज़ जो है उनको लगाई गई, हो सकता है कि जो है ना ताफुन भी ना फैले और ये बॉडी भी डिकम्पोज ना हो, तो ये डॉक्टर जो है ना अपनी राय में बता सकते हैं। उनके जिम ट्रेनर की तरफ से एक बयान आया था कि हुमैरा असगर बहुत ज़्यादा फिट थी, वो कई घंटे अपनी जिम ट्रेनिंग करती थी। तो जब एक लड़की इतनी फिट हो और एज भी उसकी नॉर्मल हो तो कोई ऐसा शवाहिद नज़र नहीं आते हैं कि उनको कोई हार्ट अटैक या फिर इस तरह की कोई बात हुई हो? देखिए ये तो हम एज्यूम कर सकते हैं ना, हो सकता है कि उन्होंने कोई उसका नशा भी किया हो या उनको नशा करवाया गया हो या उनको कोई ऐसी चीज़ दी गई हो जो उसको बाद में जो है ना उनके लिए नुकसानदेह साबित हुई हो या जानलेवा साबित हुई हो, ये तो डॉक्टर उसमें बेहतर बता सकते हैं। मे भी हो सकता है। अच्छा, एक लीगली मैं ज़रा पूछना चाहता हूँ, हुमैरा असगर ने अपनी मौत से पहले आखिरी विजिट जब घर में किया था तो जायदाद का कुछ हिस्सा जो लीगली तौर पर बनता है वो मांगने की कोशिश की, या फिर घर में एक गाड़ी खड़ी तो भाई से मांगने की कोशिश की। अब ठीक है, तबई तौर पर मौत हो गई है, तो क्या फैमिली के ऊपर कोई चार्जशीट होगी? देखें किसी भी हवाले से नहीं, मैं समझता हूँ, देखें इसमें एक लम्हा फिक्रिया तो ये है कि जब उनको इस वाक़े की इतला दी गई तो उन्होंने
यहाँ कराची आने से न सिर्फ इनकार किया बल्कि उन्होंने कहा जी हमारे उससे ताल्लुक़ नहीं है। Not एक इंतहाई interested. अफसोसनाक बात है। उसके बाद उनके भाई आते हैं और वो मीडिया के साथ जिस तरह उन्होंने जो है ना वो रवैया अपनाया वो भी एक नामुनासिब था जो ना उन्होंने सवाल करने चाहे लेकिन उसका वो सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे थे। मे भी हो सकता है कि पुलिस उसकी फैमिली को भी जो इन्वेस्टिगेट करे और उनसे भी उसके जो भाई है अगर उसके भाई के साथ कुछ तनाज़ा चल रहा था। देखिए इस वक्त पुलिस के सामने सब सस्पेक्ट हैं, ठीक है, वो किसी भी शख्स को जो है 160 का नोटिस दे के इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ के लिए बुला सकती है, किसी भी शख्स को 24 घंटे के लिए अपने पास रख सकती है, उससे इन्वेस्टिगेट कर सकती है जो ना ये क्योंकि ये एक नामालूम FIR है। नामालूम के अंदर जो है ना जहाँ पुलिस का शक गुजरेगा वो जिसको ऊपर शक होगा उसको बुला के इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। फिर पुलिस उसके बाद अपने कंक्लूजन पे जाएगी कि इसमें कौन जो है ना वो कल्प्रेट्स है, कौन इसमें मुलविस है। वो तमाम चीज़ें फिर कंपेयर करते हैं कि फ़लाँ का क्या स्टेटमेंट आया, फ़लाँ का क्या स्टेटमेंट आया, उसमें चीज़ें फिर उसको जोड़ते हैं, फिर वो कड़ियाँ मिलाई जाती हैं। फ्लैट के सामने जो लोग रहा करते थे ये भी अंडर इन्वेस्टिगेशन आ सकते हैं। बिल्कुल, मे भी जो है ना वो पुलिस उनको ही बुला सकती है, उनके भी स्टेटमेंट ले सकती है। वो पड़ोसी हैं और उनको ही ज़्यादा जो है ना इसका इल्म है कि कौन। तो वो उसी टाइम पीरियड के अंदर गायब है, एग्जैक्ट उस टाइम 3 महीने के अंदर बॉडी डिकम्पोज होती है, वो 3 महीने अपने फ्लैट में मौजूद ही नहीं है। तो मे भी हो सकता है कि जो है ना वो इस चीज़ में मुलविस हूँ जो है ना, और पुलिस उनको भी अरेस्ट भी कर सकती है, उनको बाकायदा बुला भी सकती है और अगर ये चीज़ उनकी तरफ गई तो पुलिस उनको इस केस में मुलविस करके चालान भी कर सकती है। ठीक है, अच्छा मैं ज़रा मूव करूँगा एक ऐसे केस के ऊपर जिसने पूरे पाकिस्तान के दिल दहला दिए, हर आंख अशबार हुई, लेकिन हकीकत भी सामने आई। उसके बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान ने एक अजीब व गरीब सा स्टेटमेंट दिया जिस स्टेटमेंट से उस पूरे केस को दबाने की कोशिश की गई। पहले एक वीडियो मंजर आम पर आती तो ऐसा लगता है ये आज ही का वाक़या या कल के रोज़ का वाक़या, पता चलता है ये 4 जून का वाक़या था। वीडियो बाद में मंजर आम पर आई। वीडियो में देखा गया कि कुछ कबायली लोग हैं बलूचिस्तान के, वो एक औरत को एक मर्द को औरत को 6 गोलियां और मर्द को 9 गोलियां मार के मौत की नींद सुला देते हैं, लेकिन मर्द और औरत की जानिब से कोई मज़ाहमत नहीं की जाती है, कहीं पर रेजिस्टेंस देखने में नहीं आती है। अगर साहब आपने इस केस को डीपली स्टडी किया होगा, ये केस की बात कर रहा हूँ मैं, गैरत के नाम पे कत्ल, ठीक है, वहाँ पर एक मामला सामने आया कि दोनों शादीशुदा नहीं थे। इस इशू को उठाने की कोशिश की। मुझे सिर्फ एक पॉइंट जानना है, ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं, क्या जिरगा सिस्टम पाकिस्तान के आइन और कानून से बालातर है? देखें जिरगा सिस्टम जो है ना गैर कानूनी है। अच्छा, गैर कानूनी है। इसको सुप्रीम कोर्ट कई मरतबा अपने फैसलों के अंदर भी गैर कानूनी करार दे चुकी है। तो जिरगा का जो फैसला है वो बिल्कुल गैर कानूनी है। देखें इससे पहले माजी में आपने देखा होगा जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दौर में, उससे पहले भी जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जो इसमें जिरगों के फैसले पंजाब के अंदर हुए, सिंध के अंदर हुए, बलूचिस्तान के अंदर हुए, उसके ऊपर नोटिस लिए थे। ठीक है। और उन जिरगों के ऊपर जो है जो जिरगे के पंच थे उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हुई थी, वो गिरफ्तार भी हुए थे और काफ़ी हद तक जो है ना ये चीज़ें रुक गई थी जो ना, और कारोबारी के जो वाक़यात थे ये भी रुक गए थे और काफ़ी इसके ऊपर उसके बाद कानून साजी भी बहुत सारी जो है ना हुई और इनको गैर कानूनी भी करार दिया गया, उसके ऊपर पाबंदी भी लगाई गई। लेकिन उसके बावजूद ये जिरगा सिस्टम आज भी जो है हमें जो है ना मुख्तलिफ हमारे जो सूबे हैं उसमें चल रहा है। और ये बाज़ों का चीज़ें जो है ना वो सामने आ जाती हैं, लेकिन बाज़ों का जो है ना चीज़ें सामने नहीं आती है ना। अब जब इस पे चीज़ें सामने आती हैं तो उस पर नोटिस भी लिया जाता है। और ये भी वन ऑफ दी मैं समझता हूँ कि एक केस है जिसके अंदर 4 जून के अंदर जो है जिरगा किया गया जो बिल्कुल गैर कानूनी था। और इस जिरगे के फैसले ने फैसला किया कि इन दोनों को जो है गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया जाए। उसके बाद आपने देखा कि उनको जिस तरह एक पहाड़ों के अंदर लेके गए, वहाँ उनको जो है ना कत्ल किया गया। उसकी फिर वीडियो जो है बाद में वायरल हुई। पहले तो ये पता ही नहीं चल रहा था कि ये किस चीज़ की वीडियो है और क्या हो रहा है जो है ना वहाँ पे। तो बाद में जब इसकी इन्वेस्टिगेशन पता चल रहा था कि ये बलूचिस्तान की है या अफगानिस्तान की वीडियो है। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि पहाड़ों के अंदर सेम है, बिल्कुल जो है सेम ऐसी है जो ना। बाद में जब इसकी जो है ना वो जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि ये बलूचिस्तान में ये वाक़या हुआ है और उसके ऊपर CM बलूचिस्तान ने नोटिस भी लिया और उनकी तरफ से जो है ना कुछ ऐसे जो है ना बयानात भी दिए गए जो कि काबिल अफसोस हैं। उनको इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए थे, क्योंकि असल में बात यह है कि जो CM बलूचिस्तान है वो खुद भी एक बुगटी कबीले का सरबराह है। बिल्कुल ऐसे ही, तो डेफिनेटली वो ये लोग ये चाहते हैं कि जी हमारी जो रेट है वो बरकरार है और जितने भी बड़े बड़े सरदार होते हैं वो एक दूसरे को जानते हैं और कोशिश करते हैं उनके अगेंस्ट में जो नहीं जाते। बाकायदा तौर पे CM साहब एक CM बलूचिस्तान से मुझे देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे तो वाज़ेह एक पैगाम है आपके लिए भी, सरफराज बुगटी साहब, बाकायदा तौर पर उस शख्स को जो सरदार शेरबाज खान है जो कि इस वक्त मुल्जिम है, अंडर जो है वो इन्वेस्टिगेशन है,
सरदार साहब कहकर जो है वो बाकायदा पूरे इंटरव्यू के अंदर सीएम बलूचिस्तान पुकारते रहे और एक मुल्जिम को उसी तरह रिस्पेक्ट देते रहे जो वो एक सरदार को देते हैं। तो क्या सरदाराना जो निज़ाम है इस वक्त, बलूचिस्तान की बात करूँ या केपीके की बात करूँ, वो नफ्सियात पर और ब्यूरोक्रेसी के ऊपर और आपके कानून और आइन पर हावी है क्या? हाँ, मतलब क्या उनको लीगल अथॉरिटी है कोई? देखिए, पहली बात तो ये है कि जितना भी जो है ना वो मैं कहता हूँ सीएम बलूचिस्तान वो सरदार को बचाने की कोशिश करे, मेरे ख्याल में वो नहीं बचा पाएंगे। उसकी वजह यह है कि सरदार इसके अंदर पूरा मुलविस है। ठीक है। और अब तक जो बातें सामने आ रही हैं कि ये फैसला जो था ये सरदार का था। ओके। और अगर इस तरह के कोई फैसले जो है ना वो इस तरह के जो बड़े सरदार करते हैं तो वो इनके लोग होते हैं उस पर इम्प्लीमेंट करवाने वाले। ठीक है। इनके ऊपर भी अगर वो 302 की FIR कटी है, 780 की कटी है, तो इसके अंदर 109 भी लगा हुआ है। और पुलिस ने जो उसको हिरासत में लिया है वो 109 के तहत लिया है। 109 क्या कहता है? 109 ये होता है कि जुर्म में आनत करना जो ना, प्लानिंग करना उसकी जो ना, फैसिलिटेट करना जो ना उसको जो ना, तो उस हवाले से जो है 109 के अंदर वो सरदार भी गिरफ्तार हैं और पुलिस ने उसका रिमांड भी लिया है। तो ये जितना भी चाहे, फिर उसकी वालदा की तरफ से एक स्टेटमेंट दिलवाया गया कि ये बेगुनाह इसको छोड़ दिया जाए। भाई कैसे छोड़ दें आपके कहने पे? आप तो जो है वो आपका खुद बेटा भी मुलविस है उसके अंदर जो ना, और इसके अलावा जो है आप उसको बचाने के लिए आगे। तो मेरे ख्याल में सरदार को जितना भी ये कोशिश कर लें, ये सरदार इस केस में जो है ना नहीं वो करेंगे, क्योंकि माजी के अंदर भी हमने देखा। देखिए 109 की जो सेक्शन है ना, 109 की मेन सेक्शन है जो ना। अच्छा। पहले इन्होंने प्लानिंग की, उसकी मीटिंग की, उसका फैसला सुनाया, उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंट कराया जो ना, फिर जाके 302 की सेक्शन जो उसमें लगी जो ना। तो जो सज़ा 302 की है वही सज़ा 109 की जो ना। इसके अलावा आपने कहा ना कि ये जो सरदारी निज़ाम है, देखिए सरदारी निज़ाम काफ़ी अरसे से चलता हुआ आ रहा है और ये जो लोग हैं ये इनके पास इनकी जो इलाके हैं ये कोशिश करते हैं कि हमारे जो वहाँ के मकामी लोग हैं उनको दबा के रखते हैं, उनको ये एजुकेशन नहीं देते, उनको जो है ना सेहत के जो फैसिलिटी देनी होती है वो नहीं देते, उनको डरा धमका के रखते हैं। अगर कोई उनकी बात नहीं मानता उनके घरों पे कब्जे कर लेते हैं, उनको केसेस के अंदर बंद करा देते हैं, उनको गलत फैसले सादर करके उनको दबाने की कोशिश करते हैं। इससे लोग जो ना वहाँ सहमे होते हैं, इसीलिए उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। अब जैसे वो बानो थी, क्या उन्होंने कोई लीगल हेल्प नहीं ली होगी जब उसके खिलाफ ये फैसला सादर किया जा रहा होगा? तो क्या वो किसी पुलिस स्टेशन को अप्रोच नहीं कर पाई होगी, या वो इतनी निहत्ती होगी कि उसके पास मोबाइल भी उसकी फैमिली ने उससे ले लिया हो और उसको उन्हीं के फैसलों पे अमल करना पड़ा होगा, या फिर वो अपने बचाव के लिए कोई ऐसा लीगल बात ये है कि ये जो हमारी पुलिस है, ये जो सरदारी निज़ाम है, ये जो इलाके के MPAs MNAs होते हैं, वो जो थाने होते हैं वहाँ के DSP DPO या SHO जो होते हैं वो इनकी मर्ज़ी से लगते हैं। ठीक है। इनको बाकायदा इंस्ट्रक्शन होती है कि आपने इनकी बात सुननी है। अगर कोई गलती से इनके पास शिकायत लेके चला जाए तो ये कहते हैं आप फलां सरदार के पास जाएं, वो आपका फैसला करेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना सारी, ये सवाल निशान है कि जब हमारी एक अपना कानून है, आइन है, उसके मुताबिक जो है ना पाकिस्तान के तमाम शहरी बराबर हैं और पुलिस का काम है कानून के मुताबिक काम करे। अगर वो कानून के मुताबिक काम करेंगे तो मेरे ख्याल में इस तरह के वाक़यात नहीं होंगे। यकीनन उन्हें हेल्प भी मांगी होगी, उनने उनके मोबाइल भी होगा। और हमें जो पता चला है कि जी उनको धोखे से बुलाया गया और उसके बाद ये अलग रह रहे थे। जब इन्होंने शादी की उसके बाद जो है फिर उसके वालिद ने या उसकी फैमिली ने उसको बुलाया, उसके बाद फिर जो है ना ये जिरगे में मामला गया। जब देखें जब वो उनकी कस्टडी में आ गए, जब उन्होंने उसको रोक लिया तो साफ ज़ाहिर ना उनके पास मोबाइल है। फिर इन्होंने अपने जो है ना वो निजी जेलें बनाई होती हैं, उनके अंदर ये लोगों को रखते हैं। अच्छा। या जो है ना उनको सजाएं देने के लिए जो है ना बहुत सारी आपको सिंध के अंदर भी मिलेंगी आपको जो है ना। अच्छा, एक पॉइंट ये भी आ रहा है बचने का पॉइंट उस सरदार शेरबाज खान के कि वो मौके पर उस वक्त कत्ल की जाए वक़्क़ों पर मौजूद नहीं थे और ना तो वो वहाँ पर मौजूद था शख्स और ना उसने कोई वेपन चलाकर गोलियां मारी हैं। गोलियां मारने वाला शख्स इस लड़की का अपना भाई था। तो ये भी जो है वो बात जो है वो गर्दिश कर रही है कि इसने ना मारा है ना जो है वो इसने कोई स्टेटमेंट ऐसा दिया है सामने कि ये इनको कत्ल कर दो। तो क्या बचने के कोई चांस हो सकते हैं इसमें? देखें जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो आपको बहुत सारी चीज़ें आएंगी, इसमें बहुत लोग मुलविस हैं और जब इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, उस जिरगे में कौन कौन थे, किस किस ने जिरगे में फ़ैसला किया और जिरगा कहाँ पे हुआ, ये इनको मारने का फैसला कब किया गया, पहले बाइस कौन कौन है, इसमें जो है ना सारी जो है ना जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो पुलिस तमाम चीज़ों को लेके आएगी। ये एक अलग बात है कि जो है ना उसको बचाने की कोशिश के लिए जब सीएम बलूचिस्तान जो है ना कोशिश कर रहा है तो उसके अलावा जो है ना फिर उसके अलावा कौन सी बड़ी अथॉरिटी है
कि जो उसको जाके गिरफ्तार कर ले। तो मैं ये समझता हूँ कि सीएम साहब को जो है ना ऐसे स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए और उस मजलूम का साथ देना चाहिए जिनके साथ ज्यादती हुई है और इंसाफ करना चाहिए। माइंडसेट चेंज होना चाहिए ताकि वहाँ पर प्रॉपर लॉज एंड जो लॉ एंड ऑर्डर हो और इस तरह का जिरगा सिस्टम ख़त्म हो, प्रॉपर एलिमिनेट होना चाहिए इस तरह के तमाम माशरे में। सर, एक और डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस है, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत गर्दिश कर रहा है। आपके पास डोमेस्टिक वायलेंस के भी केसेस आते होंगे। अगर कोई खातून कंप्लेन अपनी लॉन्च करवाती है तो अगले ही रोज़ उसी खातून का फ़ोन आ जाता है कि नहीं आप रहने दें, कंप्लेन मैं फ़ाइल नहीं कर रही और मैंने गलती से कॉल कर दी थी। तो क्योंकि उसके पास फैमिली प्रेशर हो जाता है, क्योंकि खातून को अपना एक तरफ घर भी बसाना होता है और दूसरी जानिब वो वायलेंस से भी बचना चाह रही होती है, ऐसे में वो कोई फ़ैसला नहीं ले पा रही होती है। तो क्या कहेंगे आप इससे? देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस तो मैं समझता हूँ हर जगह पे है, हर घर में हो रहा है और ख़वातीन के साथ हर जगह पे जो है ना वो इस तरह की नाइंसाफ़ी हो रही है और इसके ऊपर कानून भी बनाए गए हैं और कानून मौजूद भी है और इम्प्लीमेंट भी हो रहा है जो ना। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि ख़वातीन इसलिए कंप्रोमाइज़ करती हैं कि उनके बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वालदैन की खातिर, अपनी फैमिली की खातिर, बदनामी से बचने की खातिर जो है ना मामलात को जो है ना वो दबाया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब यहाँ लोगों के पास अवेयरनेस आ गई है। कराची के अंदर हमने देखा कि ख़वातीन जो पहले घरेलू तशद्दुद का शिकार होती थी, आजकल वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करती जो ना, और वो फ़ौरन जो है ना उसमें थानों से भी रजू करती हैं। अभी तो विक्टिम यूनिट बनाए गए हैं, बाकी तो पुलिस को ये अहकामात दिए गए हैं कि अगर कोई भी खातून या बच्चा या ख़वातीन किसी के साथ भी किसी किस्म की घरेलू तशद्दुद हो रहा है तो उसके ऊपर आपने फ़ौरन एक्शन लेना है। उनको स्ट्रिक्ट जो है ना अहकामात हैं। एक तो आप जो है ना मुतल्लिका पुलिस स्टेशन के अंदर भी रजू कर सकते हैं। दूसरा आपके पास एक और बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी है, क्योंकि खातून को ये डर होता है कि अगर मैं अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में चली गई तो एक तो मुझे वो घर से निकाल देगा, दूसरा मुझे बच्चे छीन लेगा, तीसरा मुझे डिवोर्स दे देगा। तो उसको अब उसके लिए है, कानून में ये है कि आपको एक डोमेस्टिक वायलेंस की एक प्राइवेट कंप्लेन होती है जो मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के पास आप दाखिल कर सकते हैं। वो फिर क्या करते हैं, खातून का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद उसके हस्बैंड को शुकाज नोटिस इशू किया जाता है थ्रू SHO जो है, मकामी SHO को थ्रू जो है, उसको बुला के सबसे पहले जो है ना उनको डायरेक्शन हैं कि आपने इन दोनों मियाँ बीवी को बिठाना है, उन दोनों की जो है ना बात को सुनना है कि खातून जो एलिगेशन लेकर आई है अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में वो क्या क्या हैं, मारपीट के हैं, तशद्दुद के हैं, नॉन मेंटेनेंस के हैं, या जिसके अलावा जो है ना गाली गलोच है, डिसरेस्पेक्ट है, इस तरह की जो चीज़ें हैं सारी जो है ना, तो वो जज साहब जो होता है वो दोनों की बात को सुनता है। पहले वो कोशिश करता है कि उनको जो है ना रिकंसाइल करने की कि भाई इनका पैचअप हो जाए और वो मियाँ बीवी के अंदर सुलह हो जाए। अगर वो उसके ऊपर नहीं होती, उनको फर्दर स्टेटमेंट देता है, टाइम देता है कि जब फर्दर आपको हम टाइम दे रहे हैं, आपने नेक्स्ट डेट फिर आना है। फिर उसके बाद वो दोबारा उनको सुनता है। अगर वो समझता है कि कोई कंप्रोमाइज़ हो सकता है तो वो वहाँ पे समझा के वो उस कंप्लेंट को डिस्पोज ऑफ करके डायरेक्शन दे देता है कि दोबारा आपने ये इस तरह का एक्ट नहीं करना है और आप दोनों मियाँ बीवी राजी खुशी रहें। अगर वो समझता है कि ऐसा नहीं हो पा रहा, उस सूरत में ऑब्जर्व भी तो कर लेता होगा कि ये वाकई लड़का ऐसा वायलेंस मतलब कर सकता है, एक सिक्योरिटी तो देनी चाहिए ना। जी, मैं उसी पे आ रहा था। वो जब ये चीज़ें देखने के बाद एक होती है रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर। ठीक है, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ये होता है कि कोर्ट फिर एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास करती है, वो देती है मुतल्लिका SHO को डायरेक्शन कि एक तो पाबंद करेगी, एक तो जो है इसकी जो ससुराल वाले हैं, इसका जो हस्बैंड है, इनको बुला के थाने के अंदर पाबंद किया जाए। एक तो वो तलाक नहीं देगा जब तक ये कोर्ट में केस चल रहा है, दूसरा उसको तशद्दुद नहीं करेगा, तीसरा उसको मेंटेनेंस देगा, चौथा जो है उसको वहाँ से डिस्पोजेस नहीं करेगा जो ना, और कोई भी फैमिली मेंबर उसको तंग नहीं करेगा, उसको मारपीट नहीं करेगा जो ना। तो ये रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जो है ना कोर्ट उस वक्त तक पास करती है। फिर जो खातून ने एलिगेशन लगाए होते हैं, फिर उसके हस्बैंड के अगेंस्ट में वो प्रोसीडिंग होती है, दोनों फ्रीकैन के स्टेटमेंट होते हैं। कोर्ट फिर जो है लास्ट में जाकर अपना वर्डिक्ट देती है और उसको थोड़ा सा डिले इसलिए किया जाता है कि मियाँ बीवी का मसला होता है और कोर्ट कोशिश ये करती है कि कोशिश करती है कि उसका कंप्रोमाइज हो जाए, और ऐसा हुआ भी है। अच्छा, बहुत सारे केसेस के मेरे पास केसेस थे जो ना सुधरे हैं इसके अंदर, जो खवातीन आई हैं और उसके बाद उनके फैमिली मेंबर जो है उसमें इन्वॉल्व हुए हैं, उनके कॉमन फ्रेंड इन्वॉल्व हुए हैं, वेल विशर इन्वॉल्व हुए हैं। उन्होंने कहा देखें जी ये मामला यहाँ तक चला गया है, उन्होंने फिर जो है उसके अंदर उसको कंप्रोमाइज कराया, रिकंसाइल कराया। आज वो खवातीन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में राजी खुशी रह रही हैं और कभी हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली कि दोबारा ऐसा कोई वाक़या हुआ। हाथ उठ जाए तो फिर वो कंटिन्यू रहता है वायलेंस। तो जी बिल्कुल आपने सही कहा कि ऐसा है। अगर आपने पहली दफ़ा उस हाथ को नहीं रोका तो वो हाथ आप पे पड़ता रहेगा।
और ये ज़रूरी है कि अगर कोई हस्बैंड जो है आपको बिलावजह मारपीट करता है या तशद्दुद का निशाना बनाता है, तो आप उसकी पहले तो उसको रोकने की कोशिश करें, अपने फैमिली से कहें, खुद उसको रोकने की कोशिश करें। अगर वो बाज नहीं आता तो फिर आपको उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेना पड़ेगा, अदरवाइज जो है ना आपके साथ बहुत बुरा होगा। और ख़वातीन को चाहिए कि वो अपनी आवाज़ उठाएं। ये जब उनके खिलाफ कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा हो या फिर उनकी प्रोफेशनल या पर्सनल चॉइस को एक्सरसाइज करने में लोगों की गैरत जाग जाए, तो ऐसे में उनको अगर फ़ौरन से कुछ समझ ना आए तो सबसे बेहतर यह है कि वो लीगल एडवाइस लें, कोई लीगली अप्रोच करें, कानून का सहारा लें और खामोश ना बैठें। सबसे पहले उनकी वो आवाज़ है। आप सोशल मीडिया, आपके पास जो भी एक्सेस है, आप सबको यूज़ करें और अपने ख़िलाफ़ जुल्म जैसे ही आपके पास पहला हाथ उठे या पहला जुल्म का आपको महसूस हो तो फ़ौरन से अपनी आवाज़ उठाएं और अपने आप को प्रोटेक्ट करें। लियाकत साहब, एक सवाल है, पिछले केस के अंदर एक सवाल रह गया था, अभी मुझे मेरी सोशल मीडिया टीम ने बताया कि ये दुनिया भर में भी सोशल मीडिया पर भी देखा जा रहा है, आपको सुन रहे। तो एक शख्स है, उन्होंने कनाडा से आपसे सवाल किया, स्पेशली तौर पर मैं चाहूँगा शामिल कर लूँ प्रोग्राम के अंदर, कि कोई शख्स अगर किसी को सज़ाए मौत का मुर्तकिब खुद साख्ता तौर पर बना देता है तो उस शख्स के लिए क्या सज़ा है कानून में? देखिए, किसी भी शख्स को ये इख्तियार नहीं है, ठीक है, कि किसी शख्स को सज़ा मौत दे या उसको जान से जो है ना मार दे। उस शख्स के लिए भी वही सज़ा है जो उसने दूसरे शख्स को दी, उसके ऊपर भी जो है ना वो 302 की FIR होगी और मुकदमा चलेगा और उसको सज़ा होगी, यकीनन जो वो नहीं बच सकता सज़ा। लेकिन क्या कानून में ये गुंजाइश है कि अगर उसी के घर वाले उसको माफ़ कर दें तो क्या इस तरह से वो केस नल एंड वॉइड हो जाएगा? जी बिल्कुल, वुरसा को ये भी इख्तियार है कि उसको माफ़ कर सकते हैं। जैसे माँ ने उसको माफ़ कर दिया, तो इस तरह से तो फिर ये सिलसिला चलता ही रहेगा। देखिए, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर 780 लगा हुआ होता है, उसके अंदर कंप्रोमाइज़ नहीं होता, उसके अंदर रियासत जो है वो नहीं छोड़ती जो है ना। और कुछ केसेस ऐसे भी हैं, आपको बेशुमार आपके सामने जो है ना वो वाक़यात हैं जिन केसेस में 780 लगा होता है, वहाँ पे कंप्रोमाइज़ इतना आसान नहीं होता। ठीक है, अदालत जो है ना हालात वाक़यात को देखती है और भले वो उसको माफ़ कर दें, लेकिन उसमें जो है ना कोर्टें सजाएं देती है। माफ़ का मकसद ये है कि एडमिशन आ जाता है कि उस शख्स ने कंप्रोमाइज़ किया, राजीनामा किया, जो जुर्म है उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे से ये जुर्म हुआ है, मैं इसकी माफ़ी मांगता हूं। शॉर्टली ज़रा यही बता दीजिए, 302 कितनी सज़ा देती है? सजाए मौत है इसमें, सजाए मौत, ठीक और उम्र कैद है। सवाल आ गया था कि 302 को भी क्लियर कर दें। बहरहाल बहुत शुक्रिया, लियाकत इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा इन्फॉर्मेटिव और एक मुकम्मल प्रिसाइजली स्पेसिफिकली एक क्रिमिनल केसेस के ऊपर जो है वो आप लोग को वर्डिक्ट मिल चुका होगा। ख़वातीन के लिए इस वक्त जो लीगल एस्पेक्ट है और ख़वातीन को जो लीगल असिस्टेंसी चाहिए, ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे इदारे मौजूद हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं। कानून के अंदर बेतहाशा गुंजाइश है और कानून के अंदर इम्प्लीमेंटेशन की भी जो जहाँ पर बात आती है ना, ख़वातीन के लिए इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, कानून मौजूद है, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। आपने ख़ुद एक्सरसाइज जो है वो करनी है ताकि आपको कानून जो है वो इंसाफ दिला सके। बहरहाल प्रोग्राम का जो है वो वक्त ख़त्म हो चुका है। मेरे मौजूद मेहमान, मेरी पूरी टीम और मेरी खूबसूरत सी को होस्ट, सबको दीजिए इजाज़त। और वीकेंड आ रहा है, वीकेंड के ऊपर हम बहुत सारी स्टोरीज़ गैदर करते हैं और फिर मंडे जब आता है तो वो फिर पूरे एक वीक की स्टोरीज़ आपके सामने ला के रखते हैं। तो नए टॉपिक्स अगर आप चाहते हैं कि कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस करें तो इस वीकेंड के ऊपर हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पेजेस के ऊपर आप ज़रूर बताया करें कि आप किन किन चीज़ों के ऊपर चाहते हैं कि हम बात करें। जब तक के लिए इन तमाम लोगों को बशमूल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।